विशेष स्थितियाँ जैसा कि हम पहले 2 बार देख चुके हैं, ए और बी स्थितियों में संधारित्र की धारिता। अब तीसरी विशेष स्थिति है यदि दोनों प्लेटों के बीच एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश 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 एप्सिलॉन Rn की बहुत सारी परावैद्युतांक की n समांतर पट्टियाँ रखी हुई हैं। पट्टियों की संख्या n है और सबके परावैद्युतांक दिए हैं और इन पट्टियों की जो मोटाई है वो क्रमशः T1, T2, T3 जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये पहली एप्सिलॉन R1 है, ये दूसरा एप्सिलॉन R2 की है, तीसरी एप्सिलॉन R3 की है। इसकी मोटाई T1 है, T2 है, इसकी T3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की पूरी दूरी जो है वो D है और ये D दूरी में T1, T2, T3 सबकी सब Tn तक सारी की सारी परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हुई है। तो इसका मतलब पूरी D दूरी जो है वो किसके बराबर होगी? ये दूरी प्लस यहाँ से ये दूरी प्लस ये दूरी और बाकी दूरियां लास्ट में ये दूरी, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन और Tn तक। तो पूरी दूरी जो है वो कितनी हो गई? T1 प्लस T2 से लेकर Tn तक हो गई। अब जो संधारित्र की धारिता होगी C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अब देखो ये जो मान आता है वो कैसे आता है? हम पहले इसका जो सूत्र पढ़ चुके हैं उस सूत्र में ये था, क्या था सूत्र में? C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अब ये जो D है ये पूरा क्या बन गया है? T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक। तो यहाँ तक आ जाएगा पूरा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T टोटल Tn और ये माइनस टी किससे बटा हुआ है? वो भी T1 प्लस T2 प्लस T3। यानी ये वाला जो पार्ट है D बराबर T ये पूरी तरह से भर गया है, इसमें पूरा का पूरा परावैद्युतांक से भरा हुआ है। तो ये वाला पद फिर इसमें नहीं आएगा, ये इससे घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन R। अब T अपॉन एप्सिलॉन R में क्या होगा? अलग अलग आ जाएंगे मान। पहले वाले के लिए T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, फिर T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन, इस तरह से ये प्राप्त होगा। और इसके बाद फिर हम चलते हैं संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों के संयोजन में हम ये देखते हैं कि संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो बेसिकली संधारित्रों की संयोजन की हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर हमारे पास जो भी संधारित्र उपलब्ध है उन उपलब्ध संधारित्रों में से हमें कोई ऐसा संधारित्र चाहिए, ऐसा मान का चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में जोड़ देंगे। या तो दो तरह से जोड़ते हैं, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे या दोनों का मिश्रित क्रम करके हम जोड़ देते हैं। तो हमें संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर हमारे पास जितनी धारिता का संधारित्र की जरूरत है वो अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम इनको आपस में दो तरह से जोड़कर जिस धारिता का संधारित्र हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम संधारित्रों को संधारित्रों के संयोजन का उपयोग करते हैं और संधारित्रों के संयोजन को हम यूज में लाते हैं। तो दो तरह का संयोजन है, एक है श्रेणी संयोजन, दूसरा है समांतर संयोजन। अब देखते हैं सबसे पहले श्रेणी संयोजन। श्रेणी माने एक के बाद एक श्रेणी बनी हुई होती है, यानी हम इसको किस तरह से करते हैं जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें हम ऐसा करते हैं, ये पहला संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी तरह से ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम एक के बाद एक इसको जोड़ देते हैं। इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। एक संधारित्र हमारे पास मान लो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हमने ये पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से जोड़ दी है, इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरे की पहली से जोड़ी है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहली से जोड़ी है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दी है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। अब एक सिरे को हमने यहाँ P और N इसमें लिखा है, ये P और वो N। इसको आप ऐसे समझ लें, P और N को P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव। तो P को हम पॉजिटिव से जोड़ दिया है, N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये प्लेटों के नाम है। पहली प्लेट, ये दूसरी संधारित्र, ये तीन संधारित्र दिए गए।
अब इन संधारित्रों में क्या है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता इसमें दी गई है। पहले संधारित्र की धारिता क्या है, C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है, C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता क्या है, C3 है। जब हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो इस जब परिपथ बंद हो जाता है, ये पूरा परिपथ हो जाता है, तो यहाँ से आवेश का प्रवाह होता है। तो पहली वाली जो प्लेट है इस पर आवेश, दूसरी पर, तीसरी पर, और इस तरह से जो प्लेटें हैं सभी प्लेटों पर आवेश का मान +Q -Q। यानी इससे ये पता चलता है कि श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो इन पर आवेश का मान समान रहता है। और ये हमेशा याद रखना है किसी भी विद्युत परिपथ के लिए कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश का मान समान रहता है। यदि हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ विभव का मान समान होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखा हमने कि श्रेणी क्रम में तो यहाँ पर आवेश दोनों पर समान है, यही आवेश यहाँ है, यही आवेश यहाँ पर है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। पहले दोनों प्लेट जब इसमें से आवेश का प्रवाह हो, जब यहाँ आवेश आ जाएंगे प्लस और माइनस, तो इस आवेश के कारण ये प्लस और ये माइनस, इसके कारण इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके कारण इस पर एक दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तो हमने माना कि पहली संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, और तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 के बराबर है। और बैटरी का जो विभव है वो V है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, ये ध्यान रखें आप, जितने भी संधारित्र हो, जितने भी इसमें उपकरण जुड़े हुए हो, ये बैटरी का पूरा विभव सभी के विभवों के योगफल के बराबर होता है। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करना है हमें, उस संधारित्र, तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक किस प्रकार से निकालेंगे। हमने आपसे कहा कि जो बैटरी का विभव V है, तो विभव V बराबर V1 + V2 + V3। ये ध्यान रखना है कि जितने भी संधारित्र होंगे, बैटरी का विभव प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर जो विभव होगा उन सभी के योगफल के बराबर होता है। तो हमें मुख्य रूप से ये कब याद रखना है, V बराबर V1 + V2 + V3, ये कब होगा, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे तब नहीं। अब हम सबसे पहले क्या देखें, पहले संधारित्र पर अगर आवेश का मान क्या है, Q, पहले संधारित्र की धारिता C1, पहले पर विभवांतर क्या आया, V1, तो Q बराबर C × V से, Q बराबर C1 V1। इससे क्या निकालेंगे हम, V1 का मान, V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार Q बराबर C2 V2। ये Q सब क्यों है, ये पहले संधारित्र पर आवेश है, ये दूसरे पर उतना ही है, तीसरे पर भी इतना ही आवेश है, तो Q बराबर C2 × V2, तो V2 बराबर Q/C2। इसी प्रकार V3 बराबर Q/C3। ये 2, 3, 4 ये समीकरण हमने नाम रख दिए इनके। अगर संयोजन की तुल्य धारिता C है, इसका मतलब क्या है, तीनों संधारित्रों को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद एक नया जो संधारित्र हमें प्राप्त हो रहा है उस संधारित्र की धारिता क्या हो, C हो, यानी उसे कहेंगे हम संयोजन की धारिता C हो। तो C बराबर Q/V, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इस सूत्र को हम क्या करेंगे, V यहाँ ले जाएंगे, C यहाँ ले जाएंगे, V बराबर Q/C। ये समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 में हमें क्या मिला, V1, V2, V3 और V के मान, V1, V2, V3 और V, ये चारों के चारों मान 2, 3, 4, 5 से हम समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में 2, 3, 4, 5 से मान रखने का तो क्या मिला, V बराबर Q/V, V बराबर Q/C, तो यहाँ Q/C आ गया। ये V1 बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तीनों में Q कॉमन आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट गया, यहाँ क्या बचा 1/C, 1/C1, C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में हमें तुल्य धारिता प्राप्त होती है। ये तुल्य धारिता का 1/C है, यानी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, और ये अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम है, और इनका क्या है बीच में योग। तो हम शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये 1/C है ना, उल्टा तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है।